हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक परामर्श यानी फैमिली काउंसलिंग। परामर्श की आवश्यकता मनुष्य को सदैव से पड़ती रही है, किंतु परिवार एवं समाज के स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ परामर्श के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। पहले संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपने परिवार के बुजुर्गों से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता था। वर्तमान आर्थिक प्रतिस्पर्धा और गतिशील जटिल युग में व्यक्ति पारिवारिक सदस्यों से परामर्श कर संतुष्ट नहीं होता है, उसे प्रशिक्षित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। परामर्श के विषय में यह कथन प्रचलित है कि यह एक कला है और विज्ञान भी। यानी कि पहले जो था, पहले भी परामर्श हुआ करता था, किंतु पहले हमारा परिवार कैसे रहता था? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, जिसमें माता पिता, दादी बाबा सब लोग एक साथ एक घर में रहते थे। तो जो माता पिता या दादी बाबा के अनुभव थे, उनसे हम लोग परामर्श लेकर के उनके अनुभवों का फ़ायदा हमें मिल जाता था, उससे हमें लाभ मिलता था, परामर्श मिल जाता था। किंतु अब क्या है कि नगरीकरण होने की वजह से या व्यवसाय या नौकरी होने की वजह से हमारा परिवार जो है वो टूट गया है, एकाकी परिवार में हो गया है। तो इसकी वजह से अब हम जो है परामर्श के लिए हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। तो इसके लिए हमें क्या हो लेना पड़ता है? एक प्रशिक्षित परामर्शदाता का परामर्श लेने की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब इसे जो है कुछ लोग विज्ञान कहते हैं और कुछ लोग कला कहते हैं। जब परामर्श व्यक्तिनिष्ठ होता है यानी किसी व्यक्ति पर निर्भर होता है, तो यह कला के रूप में होता है, और जब इसे वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाता है तब इसका स्वरूप क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। सभी समाजों में परामर्श देने और प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है। यानी परामर्श में दो चीज़ होती है, एक तो परामर्श देना और एक परामर्श लेना। तो सभी समाज में ये दोनों ही परंपरा पाई जाती है, दोनों ही चीज़ें पाई जाती है, परामर्श देना भी और परामर्श लेना भी। चाहे दो विकल्पों में से एक चयन की समस्या हो, किसी भी प्रकार की भय की स्थिति हो, परामर्श आवश्यक और अपरिहार्य है। यानी कि अगर दो चीज़ें हैं, ठीक है, मान लीजिए कि दो तरह की ड्रेस है, तो अब किसको चुनना है, इसका निर्णय लेने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। या कोई भय की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए यानी उस भय को दूर करने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परामर्श में कम से कम दो व्यक्तियों की लिप्तता अवश्य है। यानी कौन कौन आवश्यक है? परामर्श दाता और दूसरा परामर्श प्रार्थी। ठीक है, प्रार्थी कौन? पहला है परामर्शदाता और दूसरा है परामर्श प्रार्थी। यानी कि दो लोगों की इसमें आवश्यकता होती है। पहला परामर्शदाता की, जो कि परामर्श देता है, और दूसरा परामर्श प्रार्थी की, जो कि परामर्श लेता है। एक परामर्शक या परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला हो गया। परामर्श का आधार विश्वास है। व्यक्ति परामर्श उसी से लेता है जिसमें उसका विश्वास होता है, और यदि परामर्शक सच्चा ईमानदार है तो वह उसी व्यक्ति को परामर्श देता है जिसे वो समझता है कि वह परामर्श स्वीकार करेगा। यानी कि व्यक्ति जो होता है, यानी कि जो परामर्श प्रार्थी है, वो उसी व्यक्ति से परामर्श लेता है जिस पे उसको पूरा विश्वास होता है, जिस पे ये विश्वास कर सकता है कि ये हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य निकालेगा, और वो जो समाधान होगा वो भी मेरे हित में होगा। ठीक है, फिर है परामर्श का अर्थ। परामर्श का अर्थ, परामर्श शब्द अंग्रेजी शब्द काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा काउंसलिंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य
वह प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। यानी कि जो परामर्श प्रार्थी है वो अपने से अधिक अनुभवी कौन हुआ? परामर्शदाता। परामर्शदाता के पास जो है परामर्श प्रार्थी से ज़्यादा अनुभव है, ये प्रशिक्षित है, इसके पास योग्यता है। तो प्रार्थी क्या करेगा? परामर्शदाता के पास जाकर विचारों का विनिमय यानी आदान प्रदान, विचारों को देगा और उनसे विचार लेगा। तर्क वितर्क होगा, आपस में उस समस्या को लेकर तर्क होता है, फिर उससे परामर्श लेता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रार्थी सामान्य समाधान योग्य होता है और उसका अधिकतम विकास होता है। यानी कि जब आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो परामर्श प्रार्थी इस योग्य हो जाएगा कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। फिर है परिभाषा। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यानी कि परामर्श क्या है? समस्या और समाधान। यानी कि इसमें एक समस्या होती है, समस्या किसकी होती है? परामर्श प्रार्थी की, ठीक है, जो कि परामर्श लेने जाता है उसकी क्या होती है? समस्या। और इसमें समस्या और समाधान की, और परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी मिलकर क्या करते हैं? उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परामर्श की प्रक्रिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। यानी कि इसमें जो होता है दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, एक परामर्शदाता और एक परामर्श प्रार्थी। ये दोनों मिलकर ऐसी स्थितियों का समावेश होता है इसमें जिनमें व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त होता है। यानी कि वो जो प्रार्थी होता है वे अपेक्षाकृत अधिक समायोजन प्राप्त करता है पर्यावरण से, जो उसकी स्थिति रहती है उसमें। फिर नेक्स्ट है परामर्श की विशेषता। परामर्श की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। यानी कि व्यक्तिगत मतलब एक परामर्श प्रार्थी होता है, बहुत सारे नहीं होते हैं, सिर्फ एक परामर्श प्रार्थी होता है और एक परामर्शदाता। दूसरा है, परामर्श प्रक्रिया में केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि दो से अधिक व्यक्तियों से मध्य विचार विमर्श होता है तो वह परामर्श नहीं होता। यानी कि इसमें सिर्फ एक परामर्श प्रार्थी होगा और एक परामर्शदाता। अगर बहुत सारे परामर्श प्रार्थी होंगे तो वो परामर्श नहीं कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है, परामर्श में परामर्शदाता अपनी निर्णय या विचार विमर्श प्रार्थी पर लादता नहीं। यानी कि परामर्शदाता जो है सिर्फ एक एडवाइस देता है, एक राय देता है, वो अपने राय को परामर्श प्रार्थी पर एक निर्णय बनाकर थोपता नहीं है, उसको विवश नहीं करता उसको मानने के लिए। नेक्स्ट है, परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी पर केंद्रित होती है जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श, वार्तालाप, तर्क वितर्क द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि परामर्शदाता जो होता है वो परामर्श प्रार्थी को इस योग्य बनाता है, तर्क वितर्क विचार विमर्श कर समस्या के हर पहलू पर विचार किया जाता है इसमें, कि ये समस्या है तो क्यों है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर विमर्श करके, विचार विमर्श करके समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थी को स्वयं दूर कर सके इस लायक बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और स्वयं में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। यानी कि इसके द्वारा जो है परामर्श प्रार्थी जो है आत्मनिर्भर बन जाता है और उसके अंदर ये विश्वास हो जाता है कि वो स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। नेक्स्ट है, परामर्श मूलतः समस्या परक होता है। यानी कि परामर्श जो है हमेशा किसी न किसी समस्या के कारण ही उत्पन्न होता है। यानी कि जब तक कोई समस्या नहीं होगी तब तक परामर्श नहीं लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, परामर्श प्रार्थी को
उसके हित में सहायता प्रदान करता है। यानी कि परामर्शदाता जो है हमेशा ऐसे जो है राय देगा, ऐसी एडवाइस देगा जो परामर्श प्रार्थी के अनुकूल हो, उसके हित में हो, उसके विरोध में नहीं हो, उससे उसका नुकसान ना हो। फिर है नेक्स्ट, परामर्श प्रार्थी मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है। यानी कि परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता के बीच में जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। यानी कि दोनों जो हैं आपस में अच्छा समायोजन हो, कुशल हो, दोनों में मित्रता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हो, तो उसमें परामर्श सही नहीं होता। फिर नेक्स्ट है, परामर्श का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। परामर्श प्रार्थी परामर्शक के सम्मुख अपने विचार रखने में स्वतंत्र होता है। यानी कि परामर्श प्रार्थी जो होता है वो अपने विचार बिना किसी डर के, बिना किसी भय के परामर्शदाता के सम्मुख रख सकता है। उसे किसी तरीके का कोई डर नहीं होता कि परामर्शदाता गुस्साएगा या क्रोध करेगा। फिर नेक्स्ट है, परामर्श का आधार प्राय व्यावसायिक होता है। यानी कि परामर्शदाता जो है एक व्यावसायिक तरीके से, यानी कि एक व्यवसाय के रूप में परामर्श प्रार्थी को परामर्श प्रदान करता है। फिर है परामर्शदाता के गुण, कि जो परामर्शदाता है यानी जो परामर्श दे रहा है उसमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है। विशिष्ट व सुनिश्चित परिस्थितियों में ही परामर्श प्रदान किया जाता है तथा इसके लिए परामर्श देने वाले व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं व कौशल होना आवश्यक है। पूर्णतः प्रशिक्षित, व्यवसाय के प्रति निष्ठावान व्यक्ति ही इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है। यानी कि पूरी तरीके से प्रशिक्षित हो, यानी कि परामर्शदाता जो है इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए ताकि वो उस परामर्श प्रार्थी के समस्याओं का सही तरीके से समाधान निकाल सके। परामर्शदाता निसंकोच रूप से अपनी बात कह देने के लिए प्रेरित कर देना ही स्वयं में एक ऐसी योग्यता है जिसका विकास सहज ही संभव नहीं है। ये एक कुशल परामर्शदाता में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला है संबंधों को विकसित करने वाला गुण। परामर्शदाता में अच्छे पारस्परिक संबंधों को विकसित करने का गुण होना आवश्यक है। दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, व्यक्तियों को समझना और स्वीकार करना, सामाजिक संवेदनशीलता, ईमानदारी, व्यक्तियों में मिलने जुलने की योग्यता, व्यक्तियों में रुचि रखना, पारस्परिक संबंधों में सौहार्द रखना। यानी कि घुलन मिलनशील होना चाहिए, वो दूसरों से अच्छे से बात करे, दूसरों से जल्दी घुल मिल जाए, इस तरीके का उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। फिर नेतृत्व की योग्यता, दूसरा है नेतृत्व की योग्यता। इसमें है कि दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने तथा नेतृत्व करने की योग्यता, अन्य व्यक्तियों की सहायता करना तथा सहयोग करना। यानी कि उसके में ऐसा गुण होना चाहिए ताकि उसकी बात से जो परामर्श प्रार्थी है, जो परामर्श लेने वाला है, वो उसकी बात से सहमत हो सके, उसमें ऐसा गुण हो कि वो अपनी बात से लोगों को सहमत कर सके। फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व। स्वस्थ, मृदुभाषी, आकर्षक रूपरेखा, स्वच्छता। इसके अलावा परामर्शदाता का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिसका अन्य व्यक्ति हंसी उड़ाए। यानी कि इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए कि दूसरे जो हैं उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सके। ऐसी वेशभूषा होनी चाहिए, ऐसे बात करने का तरीका होना चाहिए कि कोई दूसरा जो है उस पर हंसी ना उड़ाए। फिर मानसिक क्षमता, उच्च परिष्कृत सामाजिक अभिरुचियां, बुद्धि, कार्य क्षमता, अभिक्षमताओं के प्रति झुकाव, तथ्यों का आदर, व्यवहारिक निर्णय, सामान्य बुद्धि गुण का परामर्शदाता को होना चाहिए। यानी कि उसके में बुद्धि होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सके। अभिक्षमताओं के प्रति झुकाव, तथ्यों का आदर, जो भी तथ्य या फैक्ट उसके सामने आते हैं समस्या से संबंधित, उसको स्वीकार करने वाला होना चाहिए। फिर स्वयं का ज्ञान, पांचवा है स्वयं का ज्ञान, स्वयं की न्यूनताओं की जानकारी, नमनीयता, आमोद प्रमोद, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। यानी कि उसको स्वयं की जानकारी होनी चाहिए कि उसके में कौन कौन सी योग्यताएं हैं और कौन कौन सी अशक्ति हैं, यानी कौन कौन सी क्षमता नहीं है।
इसका उसे ज्ञान होना चाहिए तथा आमोद प्रमोद और पूर्वानुभव, पुराने अनुभव, पीछे के अनुभवों से लाभ उठाने वाली योग्यता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कार्य कौशल। परामर्शदाता को इतना कौशल होना चाहिए कि वो अनुभव या औपचारिक शिक्षण द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग कर सकने में समर्थ हो, यानी कि जो उसके अनुभव हैं उनका उपयोग कर सके, ऐसे उसके में कौशल होना चाहिए। फिर विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान। फिर है विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान। परामर्शदाता का व्यवसाय क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र होता है, अतः परामर्शदाता को विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त हेतु प्रयत्न करते रहना चाहिए तथा भविष्य में पैदा होने वाली रोजगारों की संभावनाओं की जानकारी के साथ साथ यह भी ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न व्यवसायों हेतु कौन कौन सी योग्यताएं एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। परामर्शदाता को जो है कैरियर से संबंधित परामर्श देने के लिए ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से व्यवसाय जो हैं प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं और इनके लिए कैसा प्रशिक्षण होना चाहिए, कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करना है, कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इन सब की जानकारी जो है कैरियर काउंसलर को या काउंसलर को होना चाहिए। फिर तकनीकी का ज्ञान। तकनीकों के ज्ञान में है कि परामर्शदाता को विशिष्ट तकनीकों को प्रयुक्त करने में कुशल होना चाहिए, जैसे साक्षात्कार की तकनीक, यानी कि जब वो परामर्श दे रहा है तो किस तरीके से किन किन तकनीकों का प्रयोग कर रहा है, उन तकनीकों का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। जैसे साक्षात्कार एक तकनीक है जिसमें आमने सामने बैठकर बातचीत करके प्रश्न पूछकर निर्णय निकाला जाता है। फिर विशिष्ट गुण। परामर्शदाता में सामान्य गुणों के अतिरिक्त विशिष्ट गुणों का होना भी आवश्यक है, जैसे संतुलित व्यक्तित्व, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, सहानुभूति, सहयोग और वस्तुनिष्ठता आदि। फिर नेक्स्ट है हमारा परामर्शदाता के कार्य। इसमें पहला है परामर्शदाता को अपने क्षेत्र अथवा सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि परामर्शदाता को जिस समस्या से संबंधित परामर्श मांगा जा रहा है सिर्फ उसी से संबंधित, उसी क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि परिवार के अन्य क्षेत्रों में भी उसका हस्तक्षेप होने लगे। दूसरा है कि उसे प्रार्थी पर समस्या थोपनी नहीं चाहिए, यानी कि जो परामर्श लेने आया है उसी पर वो समस्या ना थोप दे बल्कि उसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है परामर्शदाता का लक्ष्य प्रार्थी को समस्या से परिचित कराना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थी की जो समस्या होती है वास्तव में वो मेन समस्या नहीं होती, उसके पीछे मेन समस्या कुछ और होती है, तो प्रार्थी को उस समस्या से अवगत कराना चाहिए। परामर्शदाता को किसी वस्तु को सही कराने वाले के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी कि जब कोई समस्या है तो उसको सही करने के लिए कार्य करना चाहिए। फिर परामर्शदाता को अंतिम निर्णय प्रार्थी को लेना चाहिए, यानी कि परामर्शदाता को अपना निर्णय जो है प्रार्थी पर थोपना नहीं चाहिए बल्कि उसका निर्णय प्रार्थी को स्वयं लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परामर्शदाता को प्रार्थी के समस्त संभावना को प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी के समक्ष जितने भी विकल्प हैं उन सबको प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि प्रार्थी जो है स्वयं उसमें से सही विकल्प का चुनाव कर सके। फिर परामर्शदाता को प्रार्थी की समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, यानी कि परामर्शदाता को जो है प्रार्थी के विभिन्न दृष्टिकोण से, यानी कि हर तरफ से उस समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए कि वो सही है या नहीं। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक परामर्श। पारिवारिक परामर्श इसमें सबसे पहले है कि पारिवारिक मामले में है कि हम सभी एक परिवार के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक परिवार में जन्म लेता है, चाहे वो परिवार रक्त रिश्तेदार हो, माता पिता हो या चाहे एक पालक परिवार हो, यानी कि ये भी हो सकता है कि उसको किसी और ने पाला हो, जन्म कोई और दिया हो और पाला कोई और हो, तो चाहे वो रक्त के रिश्तेदार हो या पालने वाले रिश्तेदार हो, कुछ भी हो सकते हैं। हमारे परिवार हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करते हैं। परिवार जो होता है बच्चे के या व्यक्ति के जीवन के हर पहलू, चाहे वो व्यक्तित्व का पहलू हो या किसी तरीके के विकास से संबंधित हो, हर पहलू को परिवार प्रभावित करता है।
हमारे पहले क्षणों से अंतिम क्षण तक, पहले क्षणों से यानी कि जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक, जन्म लेने के बाद से कब से कब तक, जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक। कब से कब तक प्रभावित करता है, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। फिर हमारे परिवार हमारे पूरे जीवन में बहुत से बदलावों से गुजरते हैं और इस वजह से समय समय से परिवार के जीवन में समस्याएं आना सामान्य है। यानी कि जब से जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक जो परिवार होता है वो साथ होता है। तो इस समय जगह जगह बदलाव होते हैं। जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चे में जगह जगह बदलाव आता है, हर अवस्था में बदलाव आता है, उसी प्रकार परिवार में भी उसके साथ साथ बदलाव आता जाता है, जिसकी वजह से अनेक समस्याएं आती जाती हैं। फिर पारिवारिक परामर्शदाता। पारिवारिक परामर्शदाता, इसमें कि यह जानकर सुकून मिल सकता है कि परिवार को जिन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है वह मुद्दों और सहायता उपलब्ध है। परामर्श परिवार को एक साथ कठिन समय को दूर करने में मदद करती है। यानी कि यह जानकर सभी को अच्छा लगता है कि चलो जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए कोई है जो हमें परामर्श दे सकता है और हमारी समस्याओं को सही तरीके से सुलझा सकता है। फिर है परिवार का मतलब। वास्तव में परिवार क्या है? अक्सर हम लोग सोचते हैं कि परिवार वह होता है जहां हमेशा लोग एक दूसरे के समर्थन के लिए होते हैं। सामान्यतः परिवार का मतलब होता है कि जो हमेशा साथ रहे, हर समस्या में आपका साथ दे, हर दुख सुख में आपका साथ दे। ये माना जाता है कि परिवार वही है जो दुख सुख में साथ दे। लेकिन पारिवारिक जीवन हमेशा सही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि परिवार में हमेशा सब कुछ सही स्मूथ चलता रहे, लेकिन समय समय पर मुद्दे उठ सकते हैं। हमेशा कभी कभी समस्याएं जो हैं उठ सकती हैं। फिर है परिवार का गतिमान। हमारे जीवन काल के दौरान हमारे परिवार की गतिशीलता काफी बदल जाती है। जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, ये कई प्रकार के संक्रमण हैं। कौन कौन से संक्रमण हैं? जन्म, मृत्यु, विवाह और तलाक। ये कई तरीके के संक्रमण हैं जो हमारे परिवार को प्रभावित करते हैं, जिसमें हमारा परिवार एक साथ गुजरता है। तथा प्रत्येक परिवार जो है अद्वितीय, यानी कि प्रत्येक परिवार एक दूसरे से अलग होता है। सबके संस्कृति अलग है, हर परिवार की संस्कृति अलग है, मूल्य अलग है। हमारे जीवन के कारक हमारे पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं और समान रूप से हमारे पारिवारिक संबंध हमारे जीवन के बाकी हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। यानी कि ये सारे जो है क्या है, कारक। जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, ये जो भी समस्याएं, ये क्या है, कारक। ये सारे कारक जो हैं हमारे परिवार को, हमारे हिस्सों को, जीवन के हिस्सों को प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ हमारे पारिवारिक संबंध जो हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। जन्म में क्या है, एक नए शिशु का जन्म होता है। एक व्यक्ति की मृत्यु में वो व्यक्ति चला जाता है, एक नया सदस्य आता है हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, विवाह के द्वारा। और तलाक द्वारा जो है ये अलगाव की स्थिति होती है। तो ये अलग अलग कारक है जो कि हमारे परिवार के सदस्यों को और पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। फिर है पारिवारिक समस्याएं। परिवार समर्थन, प्रोत्साहन और प्यार का स्रोत हो सकता है, लेकिन कभी कभी परिवार के भीतर रिश्तों को तनाव में डाल दिया जाता है, चाहे वो बच्चे के व्यवहार के बारे में हो या तलाक या स्टेप फैमिली, यानी कि सौतेली माता पिता। स्टेप फैमिली का मतलब होता है सौतेला परिवार का हिस्सा हो। समायोजन में मदद की आवश्यकता होती है। यानी कि समानता माना जाता है कि परिवार में जो है प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें बनी रहती है, परंतु कभी कभी तनाव की स्थिति भी परिवार में उत्पन्न हो जाती है, चाहे वह बच्चों के व्यवहार के बारे में हो या सौतेले माता पिता के साथ समायोजन के बारे में हो या तलाक के बारे में हो। हमेशा उस स्थिति में हमें जो है परामर्श की आवश्यकता पड़ जाती है। माता पिता या भाई बहन के साथ बहस हो जाए या परिवार में अलग होता है। कई तरीके के परिवार जैसे मुद्दे समान होते हैं। कई परिवार में जो है समान मुद्दे होते हैं। जैसे पहला है अलगाव या तलाक के परिणाम स्वरूप व्यवधान। यानी कि जब परिवार जो है अलग हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो उस स्थिति में जो
दंपति है वो अलग अलग रहने लगता है, उसमें अलगाव हो जाता है, तो उस स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता होती है। दूसरा है सौतेले परिवार के जीवन या जब तक नए साथी आगे ना बढ़ रहा हो तब, यानी कि यदि सौतेला परिवार है तो उस स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर धन की समस्या, कभी कभी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है जिसके कारण बहुत तनाव हो जाता है परिवार में, उस स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है शोक या बीमारी के परिणाम स्वरूप पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो सदस्य जो है परिवार से अलग हो जाता है, उस स्थिति में भी परिवार में जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर किशोर या बड़े बच्चों के साथ समस्या का व्यवहार, किशोर जो हैं उनका व्यवहार बहुत अधिक परिवर्तित हो जाता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, चाहे वह संवेगात्मक रूप से हो या शिक्षा से संबंधित हो, बहुत कुछ बदल जाता है, तो उस स्थिति में भी उन्हें परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर है परामर्श, पारिवारिक परामर्श के क्षेत्र। सबसे पहले है कैरियर काउंसलर। ऐसे विशेषज्ञ छात्र छात्राओं के एकेडमिक, एग्जाम तथा कैरियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। कैरियर काउंसलर क्या करते हैं, जैसे छात्र छात्रा यानी स्टूडेंट जो हैं उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कोई एग्ज़ाम से संबंधित या कोई नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उस कौन सा कैरियर चुनें, किस व्यवसाय में वो सफल होंगे, किस तरह की योग्यता उनके अंदर है, इन सब की पहचान कौन करता है, कैरियर काउंसलर। फिर है मैरिज काउंसलर, दूसरा है मैरिज काउंसलर। इसमें क्या चीज़ है कि युवा पीढ़ी पहले की अपेक्षा मुखर हुई है, वे शादी से पहले ये जानने की पूरी कोशिश करती है कि भविष्य में उसका पार्टनर से बेहतर तालमेल रहेगा या नहीं। यानी कि मैरिज काउंसलर क्या करते हैं कि ये दोनों, चाहे लड़के हो और लड़की, दोनों से मिल कर के बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों में कितनी जो है समानता है, दोनों का तालमेल कितना अच्छा रहेगा आगे चल के और उनका भविष्य कैसा होगा। ये जो है मैरिज काउंसलर दोनों से बातचीत करके यह पता लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है रिलेशनशिप काउंसलर। रिलेशनशिप काउंसलर कोई भी रिश्ता तभी आसानी से निपटता है जब दोनों के बीच समन्वय हो, यानी पति पत्नी दोनों के बीच समन्वय हो और तालमेल ना गड़बड़ाए। तो रिश्ता यदि तालमेल गड़बड़ा जाता है तो रिश्ता दरकने लगता है, यानी रिश्ते टूटने लगते हैं। पति पत्नी का होता है तो तलाक की स्थिति आ जाती है, बच्चों से होता है तो बच्चे अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनकी समस्याओं को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, जो इस खाई को पाट कर रिश्ते को पुनः जीवित कर सके। यानी कि ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनकी अंदर जो समस्याएं हैं उनके बीच जिस चीज़ को लेकर मनमुटाव हो रहा है उसको समझे और उसको दूर करके रिश्ते में फिर से जुड़ाव उत्पन्न कर दे। ये कौन कर सकता है, फैमिली काउंसलर। फिर है रिहेबिलिटेशन काउंसलर। इनका क्या काम होता है कि जन्म के समय अशक्त बीमार व किसी दुर्घटना के कारण प्रभावित हुए लोगों की देखभाल कठिन प्रक्रिया, यानी कि हो सकता है कोई जन्म से ही विकलांग हो या किसी दुर्घटना की वजह से या बीमारी की वजह से बहुत लंबे समय पर बिस्तर पर पड़ा हो, तो उसकी देखभाल करना बहुत कठिन हो जाता है। यह काम रिहेबिलिटेशन काउंसलर अच्छे से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड काउंसलर। बच्चों को जानने के अलावा उन्हें भली भांति समझने के लिए भी कई तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बच्चे जो हैं किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं या उनके व्यवहार में कोई बदलाव है तो क्यों है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए चाइल्ड काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों की हरकतों को परख कर उनके बारे में सहज ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये क्या करते हैं कि बच्चों को देखते रहते हैं कि किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, इनमें किस किस तरीके की चेंजिंग आई है पहले से, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका मेन कारण जो है क्या है। माता पिता की वजह से कोई दिक्कत आ रही है इनके व्यवहार में, या इनके कोई और किसी विद्यालय में किसी तरीके की कोई समस्या है जिसकी वजह से इनका जो व्यवहार है वो बदल गया है, या कोई अन्य समस्या है जिसकी वजह से इनके व्यवहार में अचानक ये परिवर्तन
आया है। ये क्या करते हैं, काउंसलर जो है बच्चों को देखकर उससे बात करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब है पारिवारिक परामर्श के लाभ। पारिवारिक परामर्श के क्या लाभ हैं? पहला है, इसमें परिवार के सभी सदस्यों के बीच उचित सीमाएं विकसित करने और बनाए रखने में मदद करती है। यानी कि परिवार में जितने भी लोग हैं उनके बीच में आपस में सामंजस्य बिठाए रखने में तथा हर कोई अपनी सीमा के अंदर रहे, कोई किसी के क्षेत्र में दखल न दे, ऐसा बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है, परिवार के सदस्यों के बीच संवाद और सामंजस्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। यानी कि परिवार के सदस्य जो हैं आपस में बातचीत करें, संवाद करें। इसके लिए ये क्या करते हैं, काउंसलर क्या करते हैं, अच्छा माहौल बनाते हैं तथा इस तरीके के कार्यों का निर्माण करते हैं, इस तरीके का असाइनमेंट उन्हें देते हैं ताकि वे अपना कार्य सही ढंग से आपस में उनका संवाद समायोजन सही हो, परिवार के लोगों के बीच में समायोजन जो है सही स्थापित हो। फिर नेक्स्ट है, अपने परिवार से किस तरह से सारी चीज़ें चलती हैं इसकी अच्छी समझ पैदा करके समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है कि आप ये जान सकते हैं कि आपके परिवार में कौन क्या कर रहा है, किस तरीके का किसी का नेचर है, कैसी किस सबकी अपेक्षाएं हैं आपसे। तो ये सब जानकर अच्छा समझ स्थापित तथा अच्छी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। फिर है, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति सहानुभूति और उनको समझने में मदद मिलती है। फैमिली काउंसलिंग के द्वारा क्या होता है, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी भावनाओं को समझने में मदद मिलता है कि वे आपसे क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, परिवार के सदस्यों के बीच के आपसी झगड़े सुलझने या कम करने में मदद मिलती है। यानी कि इसके द्वारा क्या होता है कि परिवार के जो आपसी झगड़े हैं वो भी कम हो जाते हैं। जब वो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, समायोजन स्थापित होता है, तो इनको एक दूसरे की कमियों और अच्छाइयों के बारे में पता चलता है कि दूसरे में क्या अच्छाई है, तो उस अच्छाई को ये देखते हैं और समझते हैं, जिसकी वजह से आपसी जो झगड़े हैं वे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आपसी समायोजन अच्छा हो जाता है। तो फैमिली काउंसलिंग जो है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फैमिली काउंसलिंग जो है हमारे पारिवारिक समस्याओं को, जो हर क्षेत्र से संबंधित है, परिवार के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है, उसको दूर करने में पारिवारिक परामर्शदाता जो है काफ़ी मदद करता है। और यह एक प्रशिक्षित और व्यावसायिक इंसान होता है, व्यक्ति होता है, जो बहुत हर दृष्टि जो समस्याओं को हर दृष्टिकोण पर देखता परखता है, तर्क वितर्क करके परामर्श प्रार्थी पर यह अपने निर्णयों को थोपता नहीं है, बल्कि उसे इस लायक बनाता है ताकि वह अपना निर्णय स्वयं ले सके और वह अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सके। इसके परिवार पारिवारिक परामर्शदाता एक अच्छा और कुशल मृदुभाषी होता है, जिसकी वजह से परिवार में खुशहाली आती है तथा जो समस्याएं होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम अपने बड़ों से शेयर नहीं कर सकते, वो परामर्शदाता आसानी से उन समस्याओं को सुनकर उनको सुलझाता है, उनका समाधान निकालता है और परामर्श परामर्श प्रार्थी भी उनसे खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। इस तरह से पारिवारिक परामर्श जो है चैप्टर खत्म हुआ।